डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ICS क्लास पे स्वागत है। और पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्सनालिटी 10.2 कॉन्सेप्ट अगर फर्स्ट पढ़ा था, मैं शायद उसी वीडियो में पूरा कवर कर लेता, लेकिन क्या लाइट भाग गई थी, इसलिए हम लोगों ने बस जहां तक देख पाया था वहीं तक देखा था। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। इट मींस पार्ट 2। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, यानी पर्सनालिटी 10.2 एक कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसको आप जाके जरूर देखिए। और सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट का एक और वीडियो पढ़ाया था पर्सनालिटी 10.1 को पढ़ाने से पहले, तो सबसे पहले आप इन दोनों वीडियो को जाके जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों वीडियो को देखने बिना देखे आप इस वीडियो को आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो पहले आप जाकर उन लोगों को देखो। उनको देखने के लिए सिंपली आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है सदेश बेस गणित कक्षा 12। तो वहां पर उसके दोनों वीडियो क्रम से अवेलेबल है। एक वीडियो और भी है, पर्सनालिटी 10.1 का भी है, तो 3 वीडियो क्रम से अवेलेबल है। आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो और उसको पढ़ने के बाद आप आ सकते हो इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पीछे वाले कॉन्सेप्ट के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है तो वेक्टर को हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं, जब वो आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिया हो। यानी अगर कोई दो वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिया हो तो उसको कैसे जोड़ते घटाते, ये चीजें हम वहां पर सीख लिए थे। और हम लोग सीख रहे थे कि अगर कोई दो वेक्टर तीर के रूप में दिया हो तब उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, बस यही पढ़ रहे थे, जैसे लाइट भाग गई थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसको अच्छी तरीके से कवर करेंगे। मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर क्या है, बी है। देखो, मानते ये वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर है जिसका नाम है बी। ये वेक्टर ये है और ये एक वेक्टर है, उसका नाम है वेक्टर बी। इन दोनों को जोड़ेंगे भी, इन दोनों को घटाएंगे भी। और जोड़ने घटाने का 2 नियम है। ठीक है, एक नियम हेड टू हेड है, एक नियम हेड टू टेल है। तो ये हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, पहले इसको हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। देखो, मान लो ये एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर का जो ये पीछे का पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं टेल, और ये जो आगे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड। अगर ये वेक्टर है तो इसमें ये ऊपर वाला पार्ट हेड, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, टेल। यानी जिधर नोक है वो हेड, जिधर नोक नहीं है, पूंछ है, वो क्या होगा, टेल होगा। ओके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जोड़ने के 2 तरीके हैं, जोड़ने के भी 2 तरीके हैं, घटाने के भी 2 तरीके हैं। एक है हेड टू हेड, एक है हेड टू टेल। देखो, एक है हेड टू टेल और दूसरा है टेल टू टेल। वेक्टर को जोड़ने या घटाने के 2 तरीके हैं, हेड टू टेल और टेल टू हेड। इसके पहले मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं, उसको आप जान लो। देखो, अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और वेक्टर की अगर आप दिशा पलट दोगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, इसका नाम वेक्टर ये है। अगर डायरेक्शन बदल दिए, इधर डायरेक्शन था ना, अगर डायरेक्शन इधर कर दिए तो ये वेक्टर ये था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ये हो जाएगा। तो वेक्टर का ये पहला कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप वेक्टर के डायरेक्शन को बदलोगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, तो सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम किन्हीं 2 वेक्टरों के बीच कोण लेते हैं तो कोण कभी भी हेड टू टेल या हेड टू हेड नहीं लिया जाता है, कोण हमेशा टेल टू टेल लिया जाता है। इस चीज को अपने माइंड में जाने दो अंदर तक। देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और सेकंड वेक्टर ये है, और मैं कह दूं ये कोण थीटा है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण बताओ, तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण थीटा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोण हमेशा टेल टू टेल लिया जाता है और कोई भी नहीं। जैसे मान लो कोई हेड टू हेड लो तो ऐसा नहीं होता है। देखो, यहां पर ये जो कोण बना है ना, ये इसका हेड मिला है और इसका टेल मिला है, तो हेड टू टेल ये कोण बना हुआ है। तो हेड टू टेल वेक्टरों के बीच का कोण कभी नहीं लिया जाता है, वेक्टरों का बीच का कोण हमेशा टेल टू टेल लिया जाता है। यानी अगर इन 2 वेक्टरों के बीच का आपको कोण चाहिए तो दोनों का जो पूंछ है, यानी जो दोनों का टेल है, उसको ला करके मिला दो और मिलाने के बाद उनके बीच जो भी बनेगा वो हो जाएगा उनका कोण। तो देखो, इसका पूंछ ये है, इसका पूंछ ये है, यानी इसका टेल, इस वेक्टर का टेल ये है, इस वेक्टर का टेल ये है। हमको टेल टू टेल मिलाना है और टेल टू टेल मिलाने के लिए इसको अगर एक हाथ मारेंगे ना, तो एक हाथ मारने के बाद ये खिसक के इधर आ जाएगा, तो ये इधर से हट के ये खिसक जाएगा और खिसकने के बाद ये आ जाएगा इधर, मारेंगे तो यहां पे आ जाएगा। अब देखो, इसका भी टेल यहां पे है, इसका भी टेल यहां पर है, तो टेल टेल जब मिलेंगे तो इनके बीच एक कोण बनेगा और वही एग्जैक्टली वेक्टरों के बीच का कोण होता है। देखो,
ये पूरा 180 था, 180 में से ये थीटा निकाल दो तो बचेगा ये, माने 180 माइनस थीटा, और यही हो गया इन दो वेक्टरों के बीच का कोण। ठीक है, तो ये वेक्टर के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जब वेक्टर के डायरेक्शन को बदलोगे तो इन बदल जाएगा। सेकंड कि वेक्टरों के बीच का कोण हमेशा टेल टू टेल लिया जाता है, ना कि हेड टू टेल, टेल टू हेड, हेड टू हेड, कुछ नहीं, बस टेल टू टेल वेक्टरों के बीच का कोण लिया जाता है। ठीक है, तो वेक्टरों के जोड़ने का दो तरीका है, एक हेड टू टेल और एक टेल टू टेल। टेल टू टेल दो तरीके जोड़ने के भी हैं, दो तरीके घटाने के भी हैं। तो आओ सबसे पहले देख लेते हैं तरीका नंबर फर्स्ट कि हेड टू टेल कैसे हम वेक्टरों को जोड़ते हैं। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर पी है, इनको जोड़ना है। और जोड़ना है किस मेथड से? हेड टू टेल मेथड से जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमारे पास जो दोनों वेक्टर दिए हुए हैं ना, दोनों वेक्टरों से हम किसी भी एक वेक्टर को लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहले इसी को लिखोगे या पहले इसी को लिखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों में से हम जिसको चाहे उसको पहले लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ये जो वेक्टर ये है, इसको पहले लिखते हैं। तो देखो इस तरह हम लोगों ने वेक्टर ये को पहले लिख दिया। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा कि ये वेक्टर जितना बड़ा है ना, उसको इतना बड़ा है यहां पे लिखना है। बल्कि मैं यहां पे थोड़ा बड़ा लिख दिया हूं, बड़ा नहीं लिखना है, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा लिखना है। ठीक है, इसके बाद जोड़ना हेड टू टेल। हेड टू टेल का मतलब जो ये वेक्टर है, इसके हेड में जो अगला वाला वेक्टर है उसका टेल जोड़ देना है। तो अगला वाला वेक्टर ये है, इसका टेल पकड़ना है और ला करके यहां पे रख देना है। तो जैसे ये ना हूबहू ला करके उसको यहां पे रखना है। इट मींस अगर ये ऐसे तो ऐसे उठाना है, ला करके यहां पे रख देना है। तो देखो इसको उठाओगे, उठा करके ला के यहां पे रखोगे। तो यहां पे क्या हुआ, ये पहले वाले वेक्टर का जो हेड है दूसरे वाले वेक्टर के टेल के साथ मिला हुआ है, इसी को बोलते हैं हेड टू टेल जोड़ना। ठीक है, मतलब जो पहला वेक्टर लियो उसके हेड में दूसरे वेक्टर का टेल जोड़ दो और इसी को बोलते हैं हेड टू टेल जोड़ना। ठीक है, तो ये वेक्टर में जब ये वेक्टर जोड़ोगे जिसका नाम है वी वेक्टर, तो आप सोचो कि अगर आप यहां से यहां गए हो, फिर यहां से यहां गए हो, तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप यहां से यहां नहीं पहुंच गए। अगर आप यहां से यहां गए हो, फिर यहां से यहां गए हो, तो आप कहां पहुंच गए? आप यहां से यहां नहीं पहुंच गए, यानी आप पहुंच गए यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, यानी ये आप यही चलना चालू किए, फिर आप पहली बार यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए। तो अगर हम इनडायरेक्टली बोले तो आप यहां से यहां तक पहुंच गए। ठीक है, इसका मतलब अगर ये और ये जोड़ दे तो हमको मिल जाएगा ये, और इसको बोलते हैं परिणामी वेक्टर। परिणामी वेक्टर का मतलब कि इनको जोड़ने के बाद जो मिलेगा वो मिलेगा ये। तो आप कह सकते हो कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ये और प्लस ये क्या हो जाएगा, वेक्टर V। तो वेक्टर ये में वेक्टर B को जोड़ोगे तो मिलेगा वेक्टर R। तो इस तरह वेक्टरों को हम जोड़ते हैं हेड टू टेल। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जोड़ने का तरीका क्या है, दोनों वेक्टरों से किसी भी एक वेक्टर को लेते हैं, चाहे इसको आप ले सकते हो, दोनों वेक्टरों से किसी भी एक वेक्टर को लेते हैं। तो मैं इसको लेके दिखा देता हूं। ये देखो वेक्टर B है, वेक्टर B लिख दिया, जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना है, वेक्टर B में वेक्टर A को जोड़ना है। तो क्या करोगे, इसका जो हेड है इसके हेड में इसका टेल लाके जोड़ दोगे। तो ये वेक्टर का हेड क्या है, तो वेक्टर का हेड ये है, इसका टेल माने इसका पूछ पकड़ना है और ला करके यहां पे रख देना है। बशर्ते ये जैसे है वैसे ले जाना है। तो ये ऐसे है तो ऐसे पूछ को पकड़ोगे और पूछ को पकड़ के ला करके इसके हेड में जोड़ दोगे। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो गया ए वेक्टर। यानी अगर आप यहां से चलना चालू किए, आप यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, तो आप कहां पहुंच गए, आप इनडायरेक्टली यहां से यहां पहुंच गए। यानी अगर आप बी में जोड़ बी में क्या जोड़ोगे, आप बी यहां तक गए, फिर ये जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों का परिणामी माने ये, और परिणामी को बोलते हैं आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा वेक्टर आर, यानी बी वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। किन्हीं भी दो वेक्टरों को हेड टू टेल जोड़ने के लिए क्या करते हैं, सिंपली दोनों वेक्टरों में से कोई एक वेक्टर पहले लिख लेते हैं। एक वेक्टर लिखने के बाद जो दूसरा वेक्टर होता है उसके टेल को उठाते हैं और ला करके पहले वेक्टर के हेड पे रख देते हैं, और फिर रखने के बाद जो पहला वेक्टर है उसके टेल से जो दूसरा वेक्टर उसके हेड तक जाते हैं, और वही हो जाता है परिणामी। ठीक है, पहला वेक्टर रखा, अब पहले वेक्टर का जो हेड है उसमें दूसरे वेक्टर का टेल लगाया। ठीक है, लगाने के बाद
पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाओगे वो हो जाएगा परिणामी। तो इस तरह वेक्टरों को जोड़ा जाता है हेड टू टेल। ठीक है, तो ये जोड़ने का तरीका हो गया। अब हेड टू टेल घटाते कैसे? जैसे मान लो किन्हीं दो, पहले हाँ घटाने से पहले मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, उसको आप बहुत ध्यान से देख लो। देखो क्या है वो चीज, समझो आप यहां पर। जैसे मान लो कि यही है ना, एक बार आप ए से बी गए हो, फिर बी से सी गए हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको इधर ले आओ, देखो यही है ना, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, इसको अगर आप इधर लेके आते हो आर को, तो आर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखो बी वेक्टर ये वेक्टर के माइनस आर है और यहां पे यह है आर प्लस है, तो इस आर को अगर माइनस बनाना है तो क्या करना है, इसका दिशा पलट देना है। दिशा पलटने का मतलब अभी ये आर जा रहा है उधर, बस दिशा पलट के इधर कर देना है। अभी क्या हो रहा है, जो ये आर है वो उधर जा रहा है, दिशा पलट के इधर करना है, तो ये आर उधर जा रहा है, दिशा पलट देना है। अब दिशा पलटोगे तो ये आर प्लस था, अब ये आर क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो देखो ये माइनस हो गया। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये और माइनस करने पे बराबर 0 आ गया। तो मैंने इसी हिसाब से ए बी को तो इसे रहने दिया, बी का डायरेक्शन क्या किया, उसको पलट दिया। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दिए तो -0 के बराबर आ गया। क्यों 0 के बराबर आया मालूम है? बहुत ध्यान से आप देखो हम यहां से चलना चालू किए थे और यहां से चलने के बाद हम यहां तक गए, फिर यहां के बाद हम यहां पहुंच गए और फिर यहां से यहां तक पहुंच गए। तो जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, तो उनकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। देखो समझो ध्यान से आप, ये वेक्टर ये है, बिल्कुल है। ये वेक्टर क्या है, वेक्टर v है, बिल्कुल है। ये वेक्टर क्या है, ये है माइनस वेक्टर r। ये r वेक्टर नहीं है, अगर ये r वेक्टर होता तो डायरेक्शन उधर होता। ये माइनस वेक्टर r है और तीनों को अगर जोड़ोगे तो जोड़ने पे 0 आएगा, क्योंकि एक बार यहां से यहां गए हो, फिर यहां से यहां गए हो, फिर यहां से यहां गए हो, जहां से चले थे वहीं आगे पहुंच गए, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहां पर क्या है यहां पर क्या है, एक बार ये यहां पर गया, एक बार ये यहां पर गया है, लेकिन फिर ये यहां पर गया है। अगर ये यहां से यहां तक आया होता तो तीनों को जोड़ने पे वैल्यू क्या आती, 0 आती। देखो सिंपल सी बात है, आप यहां से यहां तक गए हो, फिर यहां से यहां तक गए हो, तो ये और ये जोड़ोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं से आपको फिर यहीं आना होता तो क्या होता, हमको ऐसे ना जाकर के यहीं से फिर ऐसे आना होता। तब ऐसे कंडीशन में ये आर ना होकर माइनस आर हो जाएगा, तीनों को जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर सीखने वाली बात ये है कि जब भी कोई बंद आकृति बने और बंद आकृति में आप जहां से चले रहो वहीं फिर आगे पहुंच जाओ, तो सभी को जोड़ने में वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। ये चीज आपने माइंड में नोट कर लो। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर v है, ये वेक्टर c है, ये वेक्टर d है और ये वेक्टर E है, ये वेक्टर F है और ये वेक्टर G है। आप एक बार यहां से यहां गए हो, फिर 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 यहां से यहां गए हो और फिर यहीं पहुंच गए हो। आप यहीं से चलना चालू किए थे और पुनः यहीं पर पहुंच गए, तो क्या होगा कि इन सभी को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 0 के बराबर मिलेगी। यानी वेक्टर ये प्लस वेक्टर v प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e और प्लस वेक्टर f इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी आप बंद आकृति देखो और बंद आकृति में ये देखो कि बंदा जहां से चला था फिर वहीं आगे पहुंच गया, तो आप सभी को जोड़ोगे तो सभी को जोड़ने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो 0 के बराबर मिलेगी। तो इस पॉइंट को नोट किया जाए। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने सीखा कि वेक्टर को हेड टू टेल कैसे जोड़ते हैं। अब सीखेंगे हेड टू टेल घटाते कैसे हैं। तो कुछ नहीं है, देखो इस दुनिया में घटाना होता ही नहीं है, जोड़ने को ही बोलते हैं घटाना। इस दुनिया में जो घटाना नाम का शब्द होता है वो होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ होता है जोड़। ठीक है, अब कैसे, तो घटाना कहां से पैदा हो गया, क्वेश्चन इज दैट कि इस दुनिया में अगर जोड़ ही होता है तो घटाना कहां से आ गया। देखो घटाना ऐसे आ गया, अगर मैं कह दूं 7 में -3 जोड़ो तो क्या है, -3 को अगर 7 में हम जोड़ेंगे, 7 में -3 जोड़ेंगे, अब जोड़ने पे क्या हुआ कि ये प्लस माइनस का -3 हो गया। अब जोड़ने से ये पैदा हो गया घटाना।
मतलब अगर हम -7 में कोई कहे -3 घटाओ, तो एक्चुअली में वो घटाया नहीं जा रहा है, बल्कि 7 में -3 को जोड़ा जा रहा है। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसी तर्ज पे हम वेक्टर को घटाएंगे हेड टू टेल। तो कैसे घटाएंगे इस चीज को आप देखो ध्यान से। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और दूसरा जो है वो वेक्टर क्या है, बी है। अगर इन दोनों वेक्टरों को हमको घटाना है, तो घटाने के लिए मैंने आपको अभी बताया कि घटाना होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना होता है। तो हम इन दोनों वेक्टरों को कैसे घटाएंगे? तो सिंपल सी बात है, अरे ये वेक्टर है, इसी में क्या करेंगे, -b को जोड़ देंगे। तो मतलब समझ जाओ कि a में b घट रहा है। अगर मैं क्या करूं, वेक्टर ये में माइनस वेक्टर b को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ये प्लस माइनस का -b, दो घट रहा है। हमने क्या किया, वेक्टर ये में माइनस वेक्टर b को जोड़ा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वेक्टर ये में माइनस वेक्टर b क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये जो वेक्टर b है, इसको माइनस वेक्टर b बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका दिशा पलट देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि किसी वेक्टर का अगर किसी वेक्टर को अगर माइनस बनाना है, दिशा क्या करो, उसका पलट दो। तो इसका अगर दिशा पलटोगे, तो ये v वेक्टर है, दिशा पलटने के लिए बस क्या करो, खाली इसको पलट दो, तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये v वेक्टर था, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर v। अब क्या करना है, इसमें इसको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आएगा वही हो जाएगा इसके अंतर का परिणामी। देखो, जोड़ने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा अंतर का परिणामी, यानी जोड़ना ही घटाना है, ठीक है। देखो, जोड़ने का तरीका हेड टू टेल है। हेड टू टेल से कैसे किसी वेक्टर को जोड़ते हैं, तो पहले क्या करते हैं, दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर को लिख लेते हैं। तो पहले इसी वेक्टर को लिख लो, ये मान लो क्या है, वेक्टर ये है, तो ये है वेक्टर ये, और करना क्या है, इसमें वेक्टर बी को जोड़ना है। तो वेक्टर बी को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसी के हेड में जो वेक्टर बी है इसका टेल पकड़ेंगे और लाके ही लगा देंगे। तो ये ऐसे है, ये पूंछ पकड़ेंगे, ला करके ऐसे रख देंगे। तो आप जब रखोगे तो ये कुछ ऐसे रखा जाएगा। ये वेक्टर ये है, लेकिन ये क्या है, माइनस बी वेक्टर है। आप यहां से यहां तक गए और फिर यहां से यहां तक गए, तो आप कहां पहुंच गए, यहां से यहां तक नहीं पहुंच गए, तो बिल्कुल आप यहां से यहां तक पहुंच गए। इसका मतलब इसमें ये जोड़ोगे तो फिर ये मिल जाएगा, यानी क्या, वेक्टर ये और प्लस ये क्या है, माइनस वेक्टर v, और इसमें ये जोड़ोगे, यानी आप यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, तो आप यहां से यहां तक पहुंच जाओगे। यानी ये मान लो वेक्टर r है, इज इक्वल टू कहां पहुंच जाओगे, वेक्टर r तक। तो ये क्या है, वेक्टर ये प्लस माइनस का माइनस b वेक्टर बराबर क्या, वेक्टर r। देखो यहां पर हम इन दोनों वेक्टरों को जोड़े हैं, और जोड़ने के बाद क्या मिल गया हमको, दोनों वेक्टरों का अंतर मिल गया, ठीक है। सबसे पहले यहां हमको ये सीखना है कि दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं हेड टू टेल। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए। अगर हमको जोड़ना समझ में आ गया तो हम घटा भी सकते हैं। घटाने के लिए बस क्या करना है, उन्हीं की दिशा को पलट देना है। दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर की दिशा को लेना है, उसको पलट देना है। अब दिशा पलट गया, तो पलटने के बाद भी तो एक वेक्टर मिला, एक वेक्टर पहले था, दिशा पलटने के बाद भी जो मिला वो एक वेक्टर है, बस दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ना तो हमको आता ही है, तो जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा वो हो जाएगा वेक्टरों का अंतर। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि हेड टू टेल मेथड से किन्हीं भी दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं और किन्हीं दो वेक्टर को कैसे घटाते हैं। और फिर यहां पर एक चीज और हमने सीखा कि अगर बहुत सारे वेक्टर मिल करके जिस बिंदु से स्टार्ट किए अगर उसी बिंदु पर आकर पहुंच जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 के बराबर होती है, ठीक है। चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी आकृति हो, इट डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि वो आकृति में बंदा जहां चला था वहीं पे फिर आगे पहुंच जाए, तो समझ जाओ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इतना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि किन्हीं भी दो वेक्टरों को टेल टू टेल कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो आइए फटाफट उसको सीख लेते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड मेथड, इट मींस टेल टू टेल वाला मेथड। तो मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर ये है। देखो ये सारी चीजें आपने फिजिक्स में क्लास 12th में अच्छे से पढ़ी है, वहां पे पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर क्या है, बी है। इनको जोड़ना है हमको टेल टू टेल मेथड से। तो क्या करेंगे, दोनों वेक्टरों में से किसी एक वेक्टर को लिख लेंगे। तो मान लो ये एक वेक्टर है, वेक्टर ये है, तो क्या करना है, टेल टू टेल मेथड से जोड़ना है।
तो मैंने पहला वेक्टर यहां पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो पहला वेक्टर है इसके टेल से, पहले वेक्टर के टेल से, जो ये पहला वेक्टर है इसके टेल से जो ये दूसरा वेक्टर है इसके टेल को ला करके जोड़ देना है। तो इसके टेल को जोड़ने के लिए टेल को पकड़ो और ला करके यहीं पे रख दो। बशर्ते ये ध्यान रखना कि ये जैसे है, जैसे ये अभी ये ऐसे है ना, तो इसको ऐसे ही ला के रखना है। अब ये नहीं कि ये ऐसे है तो ला करके ऐसे रख दो, ला करके ऐसे रख दो, ऐसा नहीं करना है भाई। ये जिस एंगल पे है हमको उसी एंगल पे ला करके उसको रखना है। तो उसी एंगल पे ला के रखोगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब क्वेश्चन इज दैट कि जब इसको हमने जोड़ा था, कैसे जोड़ा था, जब हमने जोड़ा था हेड टू टेल, तो पड़ामी कहां मिल रही थी, तो पड़ामी आराम से मिल जा रही थी। लेकिन जब टेल टू टेल जोड़ोगे तो पड़ामी कहां मिलेगी, इनका जो रिजल्ट है, जो इनका फाइनल वेक्टर है वो कैसे मिलेगा। तो सिंपली अगर इनका हमको फाइनल वेक्टर चाहिए तो देखो ये वेक्टर ये है ना। अब इसी वेक्टर बी को थोड़ा इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा इमेजिन करता हूं। देखो ये वेक्टर ये है ना, अगर हम इसके हेड में, इस वेक्टर के हेड में अगर हेड टू टेल वाले मेथड का इस्तेमाल करें तो इस वेक्टर के टेल में अगर इस वेक्टर के हेड में अगर इस वेक्टर का टेल उठा करके लाकर यहाँ पे जोड़ें, यानी इसी चीज को उठा करके अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, तो आपको ऐसे होगा। तो पड़ामी क्या होगी, यही वाला पड़ामी नहीं होगा, तो बिल्कुल ये वाला पड़ामी होगी। ठीक है, तो इसको आप हटा सकते हो। तो कह सकते हो कि अगर कोई दो वेक्टर, देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि इस वेक्टर को यहाँ पे रख दोगे, इस वेक्टर को यहाँ पे रख दोगे, देखो ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। जब इन्हीं दो वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ते हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज बनता है। अब देखो समझो ध्यान से, जहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, तो यहां से अब देखो वेक्टर ये है, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर ये होगा। ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा। एक बार यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, तो कहां पहुंच गए, यहां से यहां नहीं पहुंच गए, बिल्कुल पहुंच गए। तो यही क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा। जो फाइनल वेक्टर है वो वही मिल जाएगा। या अगर इस आकृति को हम देखें तो आप यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, तो फिर यानी आप यहां से यहां नहीं पहुंच गए, तो बिल्कुल पहुंच गए। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि इनको टेल टू टेल जब आप जोड़ोगे तो ये एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, ऐसे चतुर्भुज बनेगा। और चतुर्भुज बनने के बाद, चतुर्भुज बनेगा और चतुर्भुज बनने के बाद हम लोग जानते हैं चतुर्भुज में एक विकर्ण होता है, और वही विकर्ण क्या होगा, उसके परिणामी को व्यक्त करेगा। तो किन्हीं भी वेक्टर को, यानी ये जो वेक्टर है ये क्या है, दोनों वेक्टरों का परिणामी है। यानी वेक्टर ये और प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आ गया, वेक्टर आर आ गया। यानी अगर किन्हीं भी दो वेक्टरों को टेल टू टेल जोड़ते हो तो उनके बीच का जो विकर्ण होता है ना, वही क्या होता है, उन दोनों वेक्टरों का परिणामी होता है। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है P, ये एक वेक्टर है Q, तो ये Q वेक्टर, ये P वेक्टर, परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो इनके बीच में एक तीर बनाओ और यही क्या हो जाएगा, परिणामी वेक्टर। इसको मान लो ये वेक्टर R है। तो जब टेल टू टेल जोड़ोगे तो परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, उन्हीं के बीच से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि टेल टू टेल कैसे किन्हीं दो वेक्टरों को घटाते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि टेल टू टेल कैसे किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ते हैं। तो आइए फटाफट उसको देख लेते हैं कि टेल टू टेल कैसे किन्हीं वेक्टरों को घटाते हैं। देखो इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत ही आसान है, बस खाली समझना है इसको कि कैसे टेल टू टेल मेथड से किन्हीं दो वेक्टरों को जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों वेक्टरों में से किन्हीं भी एक वेक्टर को लिख लेंगे, सॉरी जोड़ेंगे नहीं, घटा लेंगे, घटाना सीख रहे हैं। टेल टू टेल कैसे किन्हीं दो वेक्टरों को घटाएंगे। ये वेक्टर ये है, तो वेक्टर ये को क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे, तो यहां पर लिख लिया। अब चूंकि हमको टेल टू टेल लगाना है ना, तो क्या करना है, पहले वाले के टेल में दूसरे वाले का टेल ला करके जोड़ रख देना है। तो टेल ऐसे लाके रख दिया, ये वेक्टर भी है। देखो टेल टू टेल तो रखे हो, लेकिन अगर बीच से ऐसे लाइन खींच दिए तो वो हो जाएगा इनके जोड़ का परिणामी, यानी इनके जोड़ का फाइनल वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि हमको जोड़ नहीं करना है, हमको दोनों वेक्टर को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, बहुत ध्यान से आप देखो। अगर एक वेक्टर हम ऐसे खींच दें, ध्यान देना, अगर एक वेक्टर हम ऐसे खींच दें तो क्या होगा, हम यहां से यहां गए फिर यहां से यहां गए, तो क्या यहां से यहां नहीं पहुंच गए, तो बिल्कुल यहां से यहां पहुंच गए।
तो मान लो ये वेक्टर r है, अब ये r है, पता नहीं ये जोड़ का परिणामी है कि माइनस का परिणामी, अभी ये नहीं मालूम है हमको। बस हम लोग ये जानते हैं कि ये जोड़ का परिणामी नहीं है, क्योंकि जोड़ का परिणामी होता तो इसको टेल टू टेल जोड़े थे तो जोड़ का परिणामी यहां से निकलता, ठीक है। तो नहीं निकलेगा, बशर्ते हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं वेक्टर r। अब देखो यहां से यहां जा रहे हो, फिर यहां से यहां जा रहे हो, तो हमको एक चीज मालूम है कि हम यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे, यानी v वेक्टर प्लस r वेक्टर इज इक्वल टू क्या, a वेक्टर। तो यहां से r वेक्टर का बराबर हो जाएगा a वेक्टर, और ये उधर जाएगा तो माइनस v वेक्टर। यहां पे देखो दो वेक्टरों का अंतर नहीं आ गया, तो बिल्कुल आ गया। यानी अगर किसी भी दो वेक्टरों को टेल टू टेल घटाना चाह रहे हो तो क्या करोगे, सबसे पहले उसको आप टेल टू टेल लिख दोगे। देखो यहां पर मैंने बार ऐसे लगाया है, तो जब मैंने बार ऐसे लगाया तो ये में से b घटा हुआ है, लेकिन अगर मैं बार ऐसे लगाता तो क्या होता, b में से ये घटता। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कैसे हमको मालूम हुआ कि इसमें से ये घटेगा कि इसमें से ये घटेगा? देखो एक चीज तो क्लियर हो गया। एक चीज क्या क्लियर हो गया कि अगर किन्हीं दो वेक्टरों को टेल टू टेल लिखे हो तो यहां पर जो तीसरा वेक्टर लगाओगे, चाहे वो ऐसे लगाते हो और चाहे वो ऐसे लगाते हो, तो वो क्या आ जाएगा, इन दो वेक्टरों के बीच का अंतर आ जाएगा। ये चीज तो पूरी तरीके से श्योर है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि इसमें से इसका अंतर आएगा कि इसमें से इसका अंतर आएगा। समझ पा रहे हो ना? तो देखो अगर इसमें से ये घटाना है तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर इसकी तरफ खींच देना है। अगर इसमें से ये घटाना है तो वेक्टर इसकी तरफ खींच देना है। बशर्ते ये तो मालूम है कि यहां पर जो भी खींचोगे वो इनके बीच का डिफरेंट होगा, लेकिन वो डिफरेंट इसके बीच का होगा कि इसके बीच का होगा। यानी यहां पर देखो a में से b घटा है, लेकिन हम b में से ये भी तो घटा सकते हैं, तो बिल्कुल घटा सकते हैं। तो जब भी आप a में से b को घटाओगे तो ये तीर a की तरफ होना चाहिए, लेकिन अगर आप b में से a को घटाओगे तो ये तीर b की तरफ होना चाहिए। मतलब जिसमें से जो घटाओगे वो तीर उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है? तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं? हम लोगों ने क्या सीखा, वेक्टरों को टेल टू टेल कैसे घटाते हैं, एक बार जोड़ना सीखा, एक घटाना सीखा। तो यहां पर हमने ये देखा कि अगर किन्हीं दो वेक्टरों को टेल टू टेल जोड़ने या घटाने के लिए पहले तो ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो बीच में खींचोगे ये क्या हो जाएगा, इन वेक्टरों के जोड़ का परिणामी, लेकिन जो यहां पर खींचोगे वो हो जाएगा उन वेक्टरों के अंतर का परिणामी। तो हम लोगों ने इतना सीख लिया, वेक्टरों को जोड़ना, वेक्टरों को घटाना, एक नहीं बल्कि दो दो मेथड से, ठीक है? इतना हो गया। अब हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी दो वेक्टर समान वेक्टर कब होते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, समान वेक्टर को बोलते हैं समांतर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिनकी परिमाण और दिशा क्या होती है, बराबर होती है, जिनका परिमाण और दिशा सेम सेम होता है, उनको बोलते हैं क्या, समान वेक्टर, या उसको बोलते हैं समांतर वेक्टर। लेकिन क्वेश्चन इज दैट, ये तो हम सिंपली बता सकते हैं परिमाण और दिशा को देख करके, लेकिन अगर परिमाण और दिशा नहीं दिया हो तब कैसे हम बताएंगे कि कौन कौन से वेक्टर ऐसे हैं जो समान वेक्टर है, जो समांतर वेक्टर है। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो जो क्वेश्चन होगा वो आई कैप, जे कैप और के कैप के रूप में दिया रहेगा। उसको देख के हमको बताना है कि कौन कौन सा वेक्टर ऐसा है जो कैसे है, जो एक दूसरे के समान है, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि किन्हीं भी दो वेक्टर को कैसे हम देख के ये बता पाएंगे कि दो वेक्टर समान है कि नहीं है। तो देखो अगर हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर ये है, मैं कह दूं वेक्टर ये बराबर आई कैप 2j कैप और प्लस 3k कैप, वेक्टर b बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप। कोई अगर पूछे हमसे कि बताइए ये वेक्टर और ये वेक्टर परस्पर समान वेक्टर है कि नहीं है, तो दो वेक्टर समान तभी होंगे जब उनके संगत घटक आपस में बराबर होंगे। यहां पर तीन घटक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप एक्स अक्ष का घटक है, वाई कैप जे कैप का घटक है और के कैप किसका, आई कैप, जे कैप, के कैप। जो आई कैप है वो एक्स अक्ष का घटक है, जो जे कैप है वो वाई अक्ष का एकांक वेक्टर है, और जो के कैप है वो जेड अक्ष का एकांक वेक्टर है।
तो अगर ये चाहते हो कि कोई भी दो वेक्टर जो दिया हो वो दो वेक्टर परस्पर समान हो, तो दो वेक्टर समान तभी होंगे जब उनके संगत घटक आई कैप वाई के, यानी संगत घटक का ये मतलब कह सकते हो कि उनके दिक् अनुपात, अगर उनके संगत दिक् अनुपात आपस में बराबर है तो वो समान वेक्टर होगा, अगर संगत दिक् अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो समान वेक्टर नहीं होगा। जैसे ये दो वेक्टर ये और ये v है, तो यहां पर देखो ये आई कैप है, ये भी आई कैप है, यहां पर दिक् अनुपात 1 है, यहां पर दिक् अनुपात 2 है, तो ये दोनों दिक् अनुपात सेम सेम है क्या? नहीं है। यहां पर जे कैप तो यहां पर है, पर यहां पर 2 यहां पर 3, क्या दोनों सेम सेम है? नहीं है। यहां पे के कैप क्या इनके दिक् अनुपात सेम सेम है? बिल्कुल नहीं है। तो इनके जो संगत दिक् अनुपात है ये सेम सेम होने चाहिए, और जब इनके संगत दिक् अनुपात सेम सेम होंगे तो इनको बोलते हैं समान वेक्टर। लेकिन अगर इनके संगत दिक् अनुपात सेम सेम नहीं होंगे तो इनको कभी भी समान वेक्टर नहीं कहते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि ऐसा क्यों है कि किसी भी समान वेक्टर को बताने के लिए हमको ये देखना पड़ रहा है कि जब उनके संगत घटक आपस में बराबर होंगे तो समान वेक्टर होगा, अगर संगत घटक आपस में बराबर नहीं होगा तो समान वेक्टर नहीं होगा। हमको ऐसा क्यों देखना पड़ रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि समान वेक्टर का मतलब होता है जिनके परिमाण और दिशा सेम सेम होते हैं उनको बोलते हैं समान वेक्टर। तो क्यों नहीं हम परिमाण को चेक कर लेते हैं, दिशा को चेक कर लेते हैं। देखो, परिमाण सेम सेम होने का यह मतलब नहीं है कि वेक्टर समान हो। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर ये 1 2 3 है, यहां पे 2 कर दो, ये यहां पर कर दो और 3 यहां पे कर दो। अब क्या है, इसका जब परिमाण निकालोगे, इस वेक्टर का परिमाण कैसे निकालोगे, तो परिमाण निकालने के लिए इसका वर्ग करो, 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग कितना आएगा 4 आएगा, 3 का वर्ग कितना आएगा 9 आएगा, 9 4 13 1 कितना आ गया 14, और ये आ गया रूट में 14। वैसे इसका परिमाण निकालोगे तो इसका भी परिमाण रूट में 14 आएगा। देखो, इन दोनों के परिमाण तो सेम सेम है लेकिन दिशा सेम सेम है क्या? तो हमको तो मालूम नहीं है कि दिशा क्या है। अब ये दिशा कैसे निकालोगे, तो दिशा निकालने के लिए मैंने आपको पढ़ाया दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन का मतलब क्या होता है कि कोई भी वेक्टर, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो, इसके जस्ट पिछला वाला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो वेक्टर होता है वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों के साथ एक कोण बनाता है। तो मान लो वो कोण बना रहा है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो इनके पहले अगर कॉस लगा दे तो इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं दिक् कोसाइन या दिक् कोज्जा। तो अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू अगर बराबर आती है तो समझ जाओ कि उनकी जो दिशाएं हैं वो क्या है, सेम सेम है। यानी कहने का मतलब कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर के लिए कॉस अल्फा का मान भी निकल जाएगा, कॉस बीटा का मान भी निकल जाएगा, कॉस गामा का मान भी निकल जाएगा। इस वेक्टर के लिए भी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान निकल जाएगा। तो अगर इसका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और इसका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा अगर आपस में बराबर हो, यानी यूं कह सकते हैं कि अगर इनकी दिक् को जाए आपस में बराबर है तो कह सकते हैं इनकी दिशाएं क्या होंगी, सेम सेम होंगी। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात कि यहां पर तो परिमाण सेम सेम है लेकिन दिक् को जाए सेम सेम नहीं होंगी। सेम सेम इसलिए नहीं होंगी क्योंकि इसकी दिक् को जा क्या आएगी, दिक् को जा कैसे निकलता है, तो दिक् को जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स बटा ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू 1 है और बटा ए माने इस पूरे का परिमाण, तो इस पूरे का परिमाण क्या है, रूट में 14 है। चलो कॉस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, कॉस बीटा बराबर ए वाई अपान ए वाई की वैल्यू क्या है, ए वाई की वैल्यू 2 है और बटा ये ए की वैल्यू क्या है, रूट में 14 है। कॉस गामा बराबर क्या होता है, ए जेड अपान ये, इसके लिए ये जेड की वैल्यू क्या है 3 है और बटा इसके लिए ये की वैल्यू क्या है, रूट में 14 है। तो ये तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यानी जो दिक् कोज्जाएं हैं जिसको बोलते हैं दिक् कोसाइन, वो वेक्टर ये के लिए हमने निकाल दिया दिक् कोसाइन। लेकिन अगर आप वेक्टर बी के लिए दिक् कोसाइन निकालोगे तो इसमें बी के लिए क्या आएगी, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस अल्फा बराबर पहले ए एक्स अपान है तो एक्स की वैल्यू क्या है 2 अपान ये माने परिमाण क्या है 14 है। क्या ये कॉस अल्फा जो आई और जो ये कॉस अल्फा है क्या दोनों सेम सेम है, तो बिल्कुल दोनों सेम सेम नहीं है। तो अगर दोनों सेम सेम नहीं है तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि इनकी दिशाएं सेम सेम नहीं है, मतलब ये समान वेक्टर नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं, हमने क्या देगा, देखो समान वेक्टर होने के लिए उसका परिमाण सेम सेम होना चाहिए और दिशा सेम सेम होना चाहिए। दिशा सेम सेम होने का मतलब कि उसकी दिक् को जाए इसकी दिक् को जाए आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दिक् को जाए आपस में बराबर है
और दिक् हो जाए बराबर होने का मतलब दिशाएं सेम सेम है, परिमाण भी बराबर है, तो कहोगे वो वेक्टर समान वेक्टर है। लेकिन इन दोनों में से अगर कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है तो वो समान वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर हम सिंपली समझ सकते हैं कि समान वेक्टर वो तभी होगा, जैसे हम लोग परिभाषा तो जानते ही हैं, लेकिन किन्हीं भी दो वेक्टर को देख करके कैसे हम बता पाएंगे कि ये समान वेक्टर है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, चेक करना है उनका संगत घटक। संगत घटक का मतलब ये इसका संगत घटक, ये इसका संगत, ये इसका संगत, ये संगत घटक अगर आप आपस में बराबर है तो वो वेक्टर समान वेक्टर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो दो वेक्टर समान तभी होंगे जब उनके संगत घटक आपस में बराबर होंगे। बस आप खाली यही फॉर्मूला जो मैंने आपको इतना बताया, इसी को अपने अंदर भीतर नोट डाउन करो, बाकी जितने भी सवाल होंगे वो फटाफट पानी की तरह लग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीखा। अब हम ये सीखेंगे कि अगर कोई दो वेक्टर दिया हुआ हो तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि दो वेक्टर संरेख है कि दो वेक्टर संरेख नहीं है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कोई भी दो वेक्टर संरेख वेक्टर है कि नहीं, इसको कैसे हम पता करेंगे। देखो बहुत ध्यान से आप देखो, जैसे मान लो मैं कह दूं ए वेक्टर बराबर 2i कैप 3j कैप 4k कैप, फिर मैं कह दूं वेक्टर b बराबर, और इसी वेक्टर में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, किसी संख्या माने किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे। तो मान लो मल्टीप्लाई कर दे रहे 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10i कैप, फिर ये क्या हो जाएगा 15j कैप, और ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20k कैप। तो ये और ये क्या है, एक दूसरे के संरेख है। यानी किसी भी एक वेक्टर में अगर किसी एक फिक्स संख्या से मल्टीप्लाई करके एक दूसरा वेक्टर प्राप्त कर रहे हो तो दोनों वेक्टर क्या होंगे, संरेख होंगे। इस चीज को अपने भीतर नोट डाउन करो। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी अगर वेक्टर c बराबर मैं कह दूं और इसी वेक्टर में किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4i वेक्टर 4i कैप, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 तिया 6j कैप, 2 से मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये क्या हो जाएगा 8k कैप। बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि आप इसमें जो मल्टीप्लाई कर रहे हो एक फिक्स संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई की, इसमें 4 से की, इसमें 20 में, ऐसा नहीं करना है। आपको सभी में सेम संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, ये वेक्टर था, इसमें एक फिक्स संख्या यानी 5 से गुणा किया तो ये वेक्टर हमको b मिल गया। तो ये और ये क्या होंगे, परस्पर संरेख होंगे। फिर इसी में हमने एक संख्या से 2 से गुणा किया, फिर हमको ये मिल गया, तो ये और ये भी क्या होंगे, परस्पर संरेख होंगे। क्योंकि देखो संरेख होने के लिए जरूरी ये है कि जो दो वेक्टर दिया है उनके संगत घटक का अनुपात क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। संगत घटक का अनुपात का मतलब यह होता है कि उनकी जो दिक् अनुपात है उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका दिक् अनुपात क्या है 2, इसका दिक् अनुपात क्या है 10, इसका अनुपात, फिर इस ये घटक माने ये दिक् अनुपात क्या है 3, और बटा ये कितना है 15, फिर ये घटक के वाला घटक 4 है, इसका के वाला घटक क्या है 20 है। देखो यहां पे जो लिखा है इसको घटक भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इसका संगत घटक ये है, इसका संगत घटक ये है, इसका संगत घटक ये है, इसी को बोलते हैं दिक् अनुपात। इस दिक् अनुपात का संगत दिक् अनुपात ये है, इस दिक् अनुपात का संगत दिक् अनुपात ये है, इस दिक् अनुपात का संगत दिक् अनुपात ये है। तो जब इनका अनुपात यानी जो उनके संगत घटक है अगर उनका अनुपात आपस में बराबर है तो आप सिंपली कह सकते हो कि वो संरेख है। लेकिन अगर उसका अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो आप कहोगे वो संरेख नहीं है। यहां पर देखो काटोगे तो क्या आएगा 1/5, 1/5, यहां पर क्या बोलोगे 1/5। तो यहां पर जो संगत घटक है वो आपस में बराबर है। तो अगर संगत घटक आपस में बराबर है तो क्या बोलोगे, तो ये बोलोगे कि अगर संगत घटक बराबर है तो कहोगे वो संरेख है। देखो संरेख होने का एक सिंपल सा फंडा है, वेक्टर ये बराबर लैम्डा वी वेक्टर। इसका मतलब किसी वेक्टर में अगर किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कोई वेक्टर प्राप्त कर रहे हो तो वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, परस्पर संरेख होंगे। क्योंकि अगर ऐसा है तो उनके संगत घटकों के अनुपात आपस में बराबर होंगे। देखो जब भी सवाल में कोई दो वेक्टर दिया हो तो पहले वेक्टर के जो संगत घटक है उसको मान सकते हो आप A1 B1 C1,
और जो दूसरा वेक्टर है उसका आप संगत घटक मान सकते हो क्या, A2, B2 और C2। तो आप कहोगे कि अतः वेक्टर जितने का संगत घटक A1, A2, A1, B1, C1 की वैल्यू इतना है, तो दूसरा वेक्टर है उसके संगत घटक A2, B2 और C2 की वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो वैल्यू दी रहेगी और वैल्यू दिए रहने के बाद आप कहोगे चूंकि A1 अपान A2, B1 अपान B2, C1 अपान C2 इसकी वैल्यू बराबर, जिसके भी बराबर हो 5, 4, 3 इसके बराबर है, इसीलिए ये दोनों वेक्टर जो दिया हुआ है वो वेक्टर क्या है, परस्पर संरेख है। तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि कैसे आप पता करोगे कि कोई दो वेक्टर संरेख है कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। दो वेक्टर समान है कैसे पता करेंगे वो सीखा, दो वेक्टर संरेख है कैसे पता करेंगे वो सीखा। ठीक है, और सीखा वेक्टरों को जोड़ना, वेक्टरों को घटाना जब वो तीर के रूप में दिए हो तब, वो भी एक नहीं बल्कि दो मेथड सीखा। पहला हेड टू हेड, दूसरा हेड टू टेल। फिर हम लोगों ने सीखा कि किसी भी वेक्टर का अगर दिशा हम पलट देंगे तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हमने सीखा कि किसी दो वेक्टरों के बीच का जो कोण होता है वो टेल टू टेल लेते हैं और हेड टू टेल और किसी भी तरीके का कोण नहीं लेते हैं। ठीक है, बाकी अब एक चीज बचा हुआ है कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, और हाँ एक चीज मैं यहां पे आपको और बता देना चाहता हूं। देखो एक चीज आप देख लो, जब भी कोई पॉइंट दिया हो और उस पॉइंट से वेक्टर बनाने की बात करें, जैसे मान लो कह दे 2, 3, 4, 1, 2, 3। जैसे हम लोग जानते हैं अक्ष अगर दो, मतलब अगर x अक्ष y अक्ष की बात करें तो उसमें निर्देशांक क्या होगा, मान लो उसमें निर्देशांक हो गया 2, 3। कोई कहे एक पॉइंट है 2, 3, तो इससे वेक्टर बनाओ। तो वेक्टर बनाने का सिंपल तरीका है, आप कहोगे ये वेक्टर बराबर, कहोगे ये वाला x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, तो पहले 2 लिख दोगे और फिर कहोगे x अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है, x अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है, तो होता है i कैप। तो ये 2i कैप हो गया और ये 3 हो गया, तो यहां पर 3 लिख दो। y अक्ष पर एकांक वेक्टर क्या होता है, तो वो होता है j कैप। तो यहां पे लिखोगे आप j कैप और दोनों को जोड़ दोगे, बाकी ये मिल गया हमको वेक्टर। अगर ये निर्देशांक तीनों अक्षों में है, जैसे 2, 3, 4, ये क्या है तीनों अक्षों में है, तो फिर यहां से बनाना हो वेक्टर तो कैसे बनाओगे, तो बहुत ही सिंपल है। वेक्टर ये बराबर पहले वाले में i कैप, दूसरे वाले में j कैप, तीसरे वाले में k कैप, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, इन तीनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद जो भी मिलेगा वो हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा किसी पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, बाकी हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में सीखा था स्थित वेक्टर क्या होता है, रेखाखंड वेक्टर क्या होता है। तो इनके बारे में हम हल्का सा चर्चा करेंगे, स्थित वेक्टर के बारे में और रेखाखंड वेक्टर के बारे में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको मैं आपको बता दूंगा तो आप अच्छी तरीके से जो न्यूमेरिकल है, जो सवाल है, उसको आप लगा लोगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज बचा हुआ है अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो बाकी ये दो वीडियो, ये दो रेखाखंड, स्थित वेक्टर और अंतःखंड विभाजन, बाह्यखंड विभाजन, इन 4 टॉपिक की चर्चा करेंगे इसके पार्ट 3 में। और पार्ट 3 का वीडियो देखने के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 10.2 और प्रश्नावली 10.2 के जो सारे क्वेश्चन होंगे ना वो ऐसे चुटकियों में लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बताइए वीडियो को कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तो पार्ट 3 का वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, जिसका नाम है वेक्टर बीजगणित कक्षा 12। ठीक है, वहां पे बहुत सारे चैप्टर है, वहां पे आप देख सकते हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो हमारा ये जो वीडियो आपके होम पेज पे आएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए अपने काम में आप खूब मेहनत करते रहो।